A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो क्लास 12th विस्टास के सभी चैप्टर्स का हम जो है वो थीम डिस्कस करने वाले हैं। और थीम जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है हर एक चैप्टर को समझना। विदाउट गेटिंग टू नो अबाउट थीम्स, जब तक हम चैप्टर्स के थीम्स को समझेंगे नहीं ना, तब तक उसके पीछे जो मोरल वैल्यूज है, उसके पीछे के जो लेसन्स है वो हमें पता नहीं चलते हैं। ठीक है, इसीलिए कि थीम्स को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक थीम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट जो सबसे पहला थीम है हमारा वो है द थर्ड लेवल से। जो थर्ड लेवल जो है वो लिखी गई है जैक फिने के द्वारा। जैक फिने के द्वारा थर्ड लेवल लिखी गई है। एंड इसमें सबसे पहला जो थीम है दैट इज एस्केपिज्म एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। कि हमारे इमेजिनेशन की पावर जो है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट सफरिंग से, प्रेजेंट प्रेशर है, मॉडर्न लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी सफरिंग्स हैं, एंजाइटी है। ठीक है, तो इन सभी से हमें बचने का क्या देता है, एक माध्यम देता है, रेफ्यूजी देता है फ्रॉम द रियलिटी। तो ये पर्टिकुलर इसका क्या है, पहला थीम। नाउ कम टू द सेकंड, द टाइम ट्रेवल एंड नॉस्टैल्जिया। कभी कभार बहुत बार ऐसी चीजें होती है जब हम खुद को बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं और बहुत ज्यादा शांति की जो फीलिंग है ना, पीस ट्रैंक्विलिटी की जो फीलिंग होती है वो हमें हमारे पास से मिलती है। कि कहीं ना कहीं पास्ट में जाकर हम वापस से अपने मन को शांत करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग जो है वो चार्ली, इसमें एक कैरेक्टर है, उसको ऐसा होता है। ठीक है, जो सिंपली यर्न करता है कि वो पास्ट में जा सके। नाउ कम टू द थर्ड वन, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। कि इल्यूजन क्या है और रियलिटी क्या है। दैट चार्ली स्ट्रगल्स, चार्ली जो है वो स्ट्रगल करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्या रियलिटी और क्या उसकी फैंटेसी है। रेजिंग द क्वेश्चंस ऑफ वेदर द थर्ड लेवल, कि एक्चुअल में वो ये क्वेश्चन करता है कि क्या सच में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है भी या नहीं, या सिर्फ वो उसकी तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, काल्पनिक एक काइंड ऑफ पैरामीटर उसने ये सजा लिया है, एक मन में इमेजिनेशंस क्रिएट कर ली है कि थर्ड लेवल है। लेकिन क्या वो इस बारे में श्योरिटी के साथ नहीं कह पाता क्या सच में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल है या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ ये उसकी क्या है, इमेजिनेशंस हैं। नाउ कम टू द फोर्थ थीम, दैट साइकोलॉजिकल एस्केप एंड डिनायल। कि चार्ली का जो मान्य, जो भी चार्ली का जो बिलीफ है इन थर्ड लेवल मे बी है सबकॉन्शियस वे ऑफ कॉपिंग विद द एंजाइटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। इस साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, जैसे उसके साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ने तो ये मानने से मना कर दिया। उसने ये कहा कि जब चार्ली ने अपने दोस्त सैम को ये सब सारी बातें बताई कि वो थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल थे, उसमें वो थर्ड लेवल में भी एंट्री करता है। तो वो कहता है कि नहीं, ये आप जो है ना वो मॉडर्न वर्ल्ड के इनसिक्योरिटीज, एंजाइटीज, इन सब से बचने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर आपको एक शेल्टर चाहिए, एक रेफ्यूजी चाहिए। तो उस चीज के लिए आपने इस चीज को फ्रेम कर दिया। ये जस्ट और जस्ट आपकी क्या है, इमेजिनेशन है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट ऑन द प्रेजेंट। कि हमारे पास्ट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे प्रेजेंट पे पड़ता है। कहते हैं ना कि हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, हमारा जो पास्ट होता है वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो कुछ ऐसा ही है, दैट स्टोरी सजेस्ट करता है दैट पास्ट कंटिन्यूज टू शेप द प्रेजेंट। जो हमारा पास्ट है, पास्ट की वजह से ही हमारा आज प्रेजेंट है। हमने कल यानी आज जो भी है वो किस चीज की वजह से है, कि हमने कल कुछ किया था, यानी पास्ट में कुछ किया था, उसी की वजह से आज है। और हमारा फ्यूचर भी जो होगा वो आज के ऊपर ही होगा। इसीलिए कि हमारे प्रेजेंट पर पास्ट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। नाउ कम टू द टाइगर किंग। अब टाइगर किंग के बारे में समझते हैं, हमारा सेकेंड चैप्टर विस्टास का। दैट ये जो है वो कल्कि के द्वारा लिखा गया है और इनका एक्चुअल नाम जो है वो रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ये उनका असली नाम है। अब इसमें पहला जो है वो थीम ये है, द फ्यूटिलिटी ऑफ चैलेंजिंग फेट। कि भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। हम कितनी भी कोशिश कर लें, जो भी हमारे भाग्य में लिखा रहेगा, जो भी हमारे फेट में लिखा रहेगा ना, वो एक्चुअल में होगा। चाहे आप कितना भी एफर्ट लगा लें, जैसे कि टाइगर किंग ने किया अपने डेथ को इनएविटेबल बनाने के लिए, या अपने फेट को इनएविटेबल बनाने के लिए। उसने मतलब जो भी प्रिडिक्शंस हुई थी
जो भी प्रिडिक्शंस हुई थी प्रीस्ट के द्वारा, एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, उन्होंने उस चीज को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, जो प्रोफेसी की गई थी, जो भविष्यवाणी की गई थी, वही अंत में हुआ और कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल और उसका जो डेथ हुआ वो अटल था, ठीक है। लेकिन वो चाहते थे उसको चेंज करना, बट इवेंचुअली क्या हुए, सक्सेसफुल नहीं हुए। हिज एरोगेंस, उनका जो एरोगेंस था इन बिलीविंग ही कैन आउटस्मार्ट, वो क्या कर सकते हैं, अपने फेट को आउटस्मार्ट कर सकते हैं, यानी जो उनके भाग्य में लिखा है वो उनको हरा सकते हैं। लेकिन टाइगर किंग का ये मानना बिल्कुल गलत था, इसीलिए दैट कि उनका आयरॉनिक डाउनफॉल हुआ, कि एक ऐसा डेथ हुआ, उनका ऐसा अंत हुआ जो कि बहुत ज्यादा क्या था, हास्यास्पद था। कि अगर हम किसी को बताएंगे भी कि भाई उनके जो डेथ का रीजन था ना, वो एक टॉय टाइगर था, एक्चुअल वाला टाइगर नहीं, कि उनकी जो डेथ हुई वो किसी एक्चुअल टाइगर ने नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ, वो उसका जो डेथ हुआ वो किसकी वजह से, एक टॉय टाइगर की वजह से, ठीक है। नाउ कम टू द आयरनी एंड द फ्लॉज ऑफ एब्सोल्यूट पावर, कि the stories satirize the blind arrogance of rulers who misuse power, यानी ये स्टोरी जो है वो ये सटायराइज कर रहा है दैट कि जो बड़े बड़े रूलर्स हैं वो अपने पावर का मिसयूज करते हैं। जैसे कि जो टाइगर किंग है उन्होंने किया सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड ऑब्सेस्ड विद अवॉइडिंग हिज फेट, कि यानी वो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड थे कि वो अपने फेट को क्या करना चाहते थे, हराना चाहते थे। नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज, और उन्हें अपने ड्यूटीज को भी अच्छे से नहीं निभाया एज अ रूलर, जो उनको निभाना चाहिए था। आयरॉनिकली आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, यानी लगभग उनको 99 टाइगर्स को तो उन्होंने मार दिया था। उनकी प्रोफेसी क्या थी कि 100वें टाइगर से उनकी मौत होगी, यानी जो 100th टाइगर होगा वो उनको मार देगा, ठीक है। तो इसी के चक्कर में उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, उनकी जो डेथ हुई वो एक वुडन टाइगर की वजह से हुई, ठीक है। जो कि क्या करता है, प्रूविंग दैट हिज ऑल एफर्ट्स, की उनकी जितनी भी एफर्ट्स थी वो सब सारी मीनिंगलेस हुई, ठीक है। कि किसी मतलब ही नहीं हुआ कि भाई एक उनकी जो डेथ हुई वो भी रीजन कौन है, रीजन भी है एक मतलब नकली टाइगर, ठीक है, टॉय टाइगर था, रियलिटी के टाइगर से तो उनकी मौत हुई नहीं। नाउ नेक्स्ट इज सुपरस्टिशन वर्सेस रैशनैलिटी, कि अंधविश्वास पर भरोसा करना या फैक्ट्स पर भरोसा करना। तो ये भी चीजें हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी में हाईलाइट किया गया है दैट हाउ इवन पावरफुल रूलर कैन बी सुपरस्टिशियस, कि इतना बड़ा राजा भी जो है वो अंधविश्वास पर चलता है, सुपरस्टिशंस पर चलता है। कि जैसे महाराजा ने ये ब्लाइंडली बिलीव कर लिया कि जो भी एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया है वो क्या होगा, सच होगा, और अपना पूरा जीवन जो है उन्होंने क्या कर दिया, तो अपनी सारी चीजों को अवॉइड किया और सिर्फ उसी चीज की प्राप्ति में लग गए। कि उन्हें भाई अपने जीवन का सिर्फ एक ही गोल नजर आया कि उन्हें 100 टाइगर्स को मारने, अगर उन्होंने 100 टाइगर को मार दिया तो वो क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। दैट्स how he used to think. Despite his attempts, अपने अटेम्प्ट्स के बावजूद भी, ठीक है, कि टाइगर्स को वो मारते रहते, ठीक है, he ultimately falls victim to his own irrational fear, यानी अपने ही डर पे उसमें वो फंस गए एंड फाइनली उनकी जो डेथ हुई वो उस वजह से हुई। तो हम क्या है कि जो चीजें एक्चुअल में होती हैं हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, सुपरस्टिशंस पे भरोसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। That fourth is now environmental conservation and destruction of wildlife। इसमें दिखाया गया है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की, हमने जैसे राजा ने यहाँ पर क्या किया, 99 टाइगर्स को मार दिया, जो कि इवेंचुअली ये दर्शाता है कि वो वाइल्ड लाइफ को उन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया टोटली उनके राज्य में, और जहां उनकी शादी हुई थी उस राज्य में दोनों ही जगह क्या हुए, टाइगर्स की संख्या बिल्कुल नील हो गई। द स्टोरी इनडायरेक्टली कमेंट्स ऑन द रेकलेस हंटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ किंग्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ फॉर पर्सनल गेन। अपने पर्सनल फायदे के लिए वो क्या करते थे, दैट जो नेचर को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते थे। ऐसे ही टाइगर किंग सेल्फिश एक्शंस लीड टू द नियर एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर्स, यानी अपने सेल्फिश, अपने रीजन, पर्सनल रीजन को सेटिस्फाई करने के लिए लगभग उन्होंने पूरे टाइगर्स यानी टाइगर की जो स्पीशीज थी उसको खत्म कर दिया अपने किंगडम में, और अपने मतलब जो उनके ससुर जी थे यानी जहां पर उनकी शादी हुई थी उनके किंगडम में भी बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ये क्या दिखाता है कि ह्यूमन ग्रीड ऑन नेचर, कि जो इंसानों की जो ग्रीड है ना वो क्या है, इतनी ज्यादा है कि वो नेचर को भी खत्म बर्बाद करने में नहीं चूकते हैं। नाउ कम टू सटायर ऑन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप,
कि जब कभी भी किसी पर्टिकुलर सिंगल इंडिविजुअल का जो रूल होता है ना, तो वहां पर उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, उसके ऑर्डर्स को मतलब नेग्लेक्ट करने वाला नहीं होता। इसीलिए अगर वो अच्छा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो कहीं ना कहीं किंगडम को क्या करेगा, वो डूम करेगा, बर्बादी की तरफ ही लेकर जाएगा। ठीक है, कि वहां के रिसोर्सेज को खत्म कर देगा, मतलब वहां के लोगों का जो लाइफ है ना वो हेल के समान हो जाएगा। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर मोनार्की सिस्टम और डिक्टेटरशिप पर भी इन्होंने क्या किया है, तंज कसा गया है इस पर्टिकुलर स्टोरी में। नाउ डेथ एंड द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, की जो डेथ है ना वो इनएविटेबल है, अटल है, ये टल नहीं सकती है। एक ऐसी चीज जो भी आया है उसे इवेंचुअली जाना पड़ेगा, दैट वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट। आज नहीं तो कल हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट उसे करना पड़ेगा। और अगर हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम क्या कर सकें, इसको कंट्रोल कर सकें, तो ऐसा संभव नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे इल्यूजन में जी रहे हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, भ्रम है, दैट कि हम अपने फेट को कंट्रोल कर सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है ना अंत कभी होगा ही नहीं, यानी हम कभी मरेंगे ही नहीं। तो ये चीजें गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता, जैसा कि किसने सोचा, टाइगर किंग ने सोचा। नाउ कम टू द साइकिल ऑफ कर्मा एंड जस्टिस, कि साइकिल ऑफ कर्मा, कर्मा जो है ना वो आज नहीं तो कल आपके ऊपर क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा। ये दैट इज द लॉ ऑफ द नेचर, कि वट एवर यू पुट इन, जो भी आप डालते हो इट ऑलवेज कम्स आउट, वो हमेशा बाहर आता है। ठीक है, तो इसीलिए वी ऑलवेज शुड बी गुड, हमें क्या रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए, ठीक काम करने चाहिए, हमारे जो डीड्स होने चाहिए, काम करना, जो भी हम काम करते हैं दैट शुड बी इन द फेवर ऑफ नेचर, वो नेचर के फेवर में होना चाहिए। अगर हम कुछ भी गड़बड़ करते हैं ना तो वो इवेंचुअली आज नहीं तो कल वो क्या करेगा, हमको हिट बैक करेगा। तो ऐसा ही महाराजा के साथ होता है। नाउ कम टू द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तिशानी दोशी के द्वारा लिखा गया है। इसमें सबसे पहला जो थीम है वो ये बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, की जो अचानक से जो भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं और हमारे एनवायरमेंटल यानी एनवायरमेंटल में जो चेंज आ रहा है उसके बारे में हमें अवेयर रहना पड़ेगा। द चैप्टर जो है वो हाईलाइट करता है द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, की हम ह्यूमन एक्टिविटीज का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे नेचर पे, हमारे एनवायरमेंट पे, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज, की अचानक से गर्मी बढ़ जाती है इतनी ज्यादा, ठीक है, और अचानक से ठंड आ जाती है, बारिश आ जाती है, बेमौसम कुछ भी हो जाता है। तो ये सब क्या है, दैट इट इज क्लाइमेटिक चेंज, ये सब क्लाइमेटिक चेंज है और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को ये इंडिकेट करता है। अंटार्कटिका सर्व्स एज अ वार्निंग साइन, और अंटार्कटिका जो है वो क्या करती है, एक वार्निंग साइन के रूप में हमें मतलब साइन प्रोवाइड करती है, शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ मेल्टिंग आइस, कि जितने भी आइस जो है, आइसबर्ग्स हैं या बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ हैं, वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, जिससे क्योंकि टेम्परेचर जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर का वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, विच कैन हैव डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमारे वर्ल्ड में एक डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। यानी इसका जो परिणाम होने वाला है ना, दैट ना आप और ना मैं, कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता है। अगर हमने अपनी हरकतों पर, हमने अपने एक्टिविटीज पर लगाम नहीं लगाया कि हमें दैट टू प्रोग्रेस इज समथिंग गुड, कि आप अगर प्रोग्रेस करना चाहते हो ना तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन किसके बिहाफ पे, यानी उसके बदले में हमने क्या चीज स्टेक पे रखी है, अपने नेचर को स्टेक पर रख के अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड, क्योंकि वो इवेंचुअली क्या करेगा, हमें डूम की तरफ लेकर जाएगा हमारे। नेक्स्ट इज द ह्यूमन कनेक्शन विद नेचर, हम ह्यूमंस का जो कनेक्शन है ना वो नेचर के साथ बहुत पुराना है। द जर्नी टू अंटार्कटिका मेक्स द नैरेटर रियलाइज, नैरेटर को ये रियलाइज करवाता है जब नैरेटर अंटार्कटिका जाते हैं कि हाउ इंटरकनेक्टेड ह्यूमंस आर विद नेचर, कि नेचर से इंसान जो है ना वो कितना ज्यादा कनेक्टेड है। हमें लगता है कि हम अलग हैं, लेकिन हम हर चीज पर नेचर पे डिपेंड करते हैं आज भी। द कॉन्टिनेंट अनटच्ड बाय सिविलाइजेशन, यानी एक ऐसा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका जहां पर लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या करने चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने जाते हैं, वहां पर एग्जिस्टेंस नहीं है लोगों की, ठीक है, वहां पर लोग रहने नहीं जाते हैं। शोज हाउ लाइफ, कि लाइफ जो है एग्जिस्टेड बिफोर ह्यूमन इंटरफेरेंस, कि ये दिखाता है कि ह्यूमन के इंटरफेरेंस से पहले जो है वो लाइफ कैसी हुआ करती थी और अब कैसी है। emphasizing the need to protect the environment, कि ये emphasize कर रहा है, जोर दे रहा है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर हम ऐसे ही इंटरफेयर करते रहे अपने एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज्यादा गड़बड़
हो जाएगी। नाउ कम टू द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड इट्स इवोल्यूशन। अर्थ की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया है कि कैसे इन सब चीजों का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। नैरेटर ये बताते हैं दैट कि अंटार्कटिका का जो रोल है ना वो इन अंडरस्टैंडिंग अर्थ जियोलॉजिकल पास्ट, कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, पहले कैसा था, क्या नहीं था, कैसे कॉन्टिनेंट्स थे। पहले माना जाता है कि पहले क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट जो गोंडवाना एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की एक पर्टिकुलर सुपर कॉन्टिनेंट था। यानी आज जो 7 कॉन्टिनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण आज 6.5 करोड़ साल हो चुके हैं। एंड इस दौरान जो है ना ये सारे के सारे जो एक कॉन्टिनेंट जो हुआ करता था गोंडवाना, वो आज 7 कॉन्टिनेंट्स में क्या हो चुका है, दैट सेग्रीगेटेड हो चुका है। और ये जो है हाईलाइट करता है दैट द कॉन्टिन्यूअस चेंजेस ऑन द अर्थ, की अर्थ पे हमारे कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है। आने वाले लाखों और करोड़ों साल में ये जो आज हम देख रहे हैं वो भी क्या नहीं होगा, और पता नहीं कितने पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। और इसी चीज की स्टडी जो है ना वो हमें हमारे पास्ट को समझने में क्या करती है, मतलब हेल्प करती है। द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कि हम ह्यूमंस का जो इम्पैक्ट है नेचर पे बहुत ज्यादा क्या है, बुरा है। और ये चैप्टर बताता है कि कैसे परिणाम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, यानी जो हम पोल्यूशन फैलाते हैं, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का कटाव करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो भी हम जैसे फैक्ट्रीज का अगर हम स्टैब्लिश करते हैं तो उसके बिहाफ पे कहाँ पे वो स्टैब्लिश करेंगे, तो हम जंगल ही साफ कर देते हैं, जो भी पेड़ पौधे सबको काट दिया जाता है। तो ऐसे ही बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये भी कहीं ना कहीं एक थ्रेट है। ओके, द फ्रेजाइल इकोसिस्टम, कि हमारा जो इकोसिस्टम है बहुत ज्यादा नाजुक है, ऑफ अंटार्कटिका रिफ्लेक्ट्स हाउ ह्यूमन एक्शंस कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, कि ये दर्शाता है कि कैसे ह्यूमन का जो एक्शन है, हम लोगों का जो हम जो भी करते हैं वो डिसरप्ट करता है, बाधित करता है, रोकता है, ठीक है, किस चीज को, बैलेंस ऑफ नेचर। यानी हम लोग कहीं ना कहीं मिसबैलेंस कर रहे हैं, यानी नेचर के बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। Now come to the fifth one, that is the power and the beauty of nature. नेचर में बहुत ज्यादा खूबसूरती है और ये पहले भी थी, आज भी है और ये हमेशा रहेगी। ओके, अंटार्कटिका एक वास्ट लैंडस्केप, ग्लेशियर्स, आइसोलेशन हाइलाइट्स द मैग्निफिकेंस ऑफ नेचर, यानी वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सीरेनिटी है, शांति है, सुकून है, जो उन पहाड़ों में, ठीक है, वहां के जीव जंतु में जो दिखाई देता है, दैट इज समथिंग कि आप कहीं और नहीं देख सकते। ऑथर जो है ना वो एक्सपीरियंस करते हैं अ सेंस ऑफ ऑ एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेचर्स रॉ ब्यूटी एंड पावर, कि नेचर की बिल्कुल रॉ ब्यूटी है वो, उसको ना वो जैसी थी आज भी वैसी, और उसको किसी ने सजाया सवारा नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि नेचुरल ब्यूटी है, तो वो जो है वो नेचुरल ब्यूटी है अर्थ की अंटार्कटिका। नाउ कम टू द सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन, कि द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ अंटार्कटिका शो हाउ स्पीशीज मस्ट अडेप्ट टू सर्वाइव, कि जो भी एक्सट्रीम कंडीशन है, हार्श कंडीशंस जो है वो अंटार्कटिका की है। और इसमें ये बता रहे हैं नैरेटर कि वहां पर सरवाइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। दिस कनेक्ट्स टू द ब्रॉडर आइडिया ऑफ इवोल्यूशन एंड हाउ लाइफ ऑन अर्थ हैज चेंज्ड ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर अगो, कि बताया गया है कि कैसे लाइफ जो है वो क्या हुई है, चेंज हुई है, पहले कैसे हुआ करता था सारी चीजें और आज कैसे हैं, कि हमने अपने आप को कितना ज्यादा चेंज किया है। नाउ द सेवेंथ इज साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये नैरेटर ये बताते हैं दैट स्टूडेंट्स ऑन द आइस, जब वो अपने स्टूडेंट्स को साथ में लेकर जाते हैं, विच एजुकेट्स यंग माइंड, जो क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस जो है वो उन्हें एजुकेट करेगा, सिखाएगा that about the climate change and their role in protecting the planet, कि उनका क्या रोल है हमारे प्लैनेट को बचाने में, प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। The theme emphasizes the importance of scientific research and spreading awareness about the environmental issues, ये जो पर्टिकुलर थीम है ये एम्फेसाइज जोर देता है द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कि हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसके बिहाफ पे जो भी नॉलेज हमें मिलती है उस चीज को क्या करना, स्प्रेड करना, लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो भी कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी शो कर सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द एनिमी।
एनिमी जो है वो लिखी गई है पर्ल एस बक के द्वारा। पहली जो एनिमी की सबसे पहला जो थीम है वो है ह्यूमैनिटी एंड पैट्रियटिज्म। ह्यूमैनिटी और पैट्रियटिज्म, एक तरफ जब जो डॉक्टर सदाओ थे वो इस दुविधा में थे कि क्या मतलब जो इंसान जो सोल्जर उनको मिलता है अमेरिकन सोल्जर, क्या वो उनकी मदद करे, या जो अमेरिकन सोल्जर उस टाइम पर जापान के क्या जापान और अमेरिका में लड़ाई चलता है तो वो ये सोचते हैं कि क्या मुझे मेरी देशभक्ति अभी निभाना चाहिए या मुझे ह्यूमैनिटी निभानी चाहिए। तो वो इस दुविधा में होते हैं और इवेंचुअली वो उस पर्टिकुलर अमेरिकन सोल्जर की मदद करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रेसिज्म एंड प्रेजुडिस, कि कहीं ना कहीं द स्टोरी ये बताता है दैट की वॉर जो है ना वो लोगों में एक सेपरेशन क्रिएट करता है, ठीक है, सेग्रीगेशन क्रिएट करता है, दैट कि यू आर समथिंग एल्स एंड वी आर समथिंग एल्स, हम अलग हैं और आप लोग अलग हो। तो ये जो है प्रेजुडिस, पक्षपात जो है ना ये वॉर क्रिएट करता है दो कंट्रीज में, दो कम्युनिटीज में, दो रिलीजन में, दो मतलब हर उन लोगों में जिनके बीच में लड़ाइयां होती है। तो वॉर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेग्रीगेशन क्रिएट करता है जिससे पक्षपात होता है, जैसा कि एनिमी में देखा जाता है कि एक अमेरिकन सोल्जर और मतलब डॉक्टर सदाओ जो जापानीज होते हैं। द मोरल डिलेमा ऑफ द वॉर, सदाओ फेसेस एन एथिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब उनको मतलब एक मतलब डिलेमा में पड़ जाते हैं सदाओ कि एज अ डॉक्टर उनको क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहिए या लॉयल सिटीजन ऑफ जापान की जापान के लॉयल सिटीजन की तरह काम करना चाहिए कि उनको अमेरिकन सोल्जर को जापान के आर्मी में को सौंप देना चाहिए। तो वो इस डिलेमा में पड़ जाते हैं। His internal struggle represents the larger question of whether moral values should be sacrificed in times of war, कि उनके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या वॉर के समय में हमारे अंदर जो मोरल वैल्यूज है कि यानी किसी पर्टिकुलर इंसान की जो मानवता है, ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये जो वैल्यूज है ये कहीं ना कहीं मतलब इस चीज में कन्फ्लिक्शन शो किया गया इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडिविजुअल्स, की वॉर का जो इफेक्ट है वो इंडिविजुअल्स पर कैसा पड़ता है। वॉर फोर्सेस पीपल, वॉर जो है वो लोगों को फोर्स करता है इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर दे मस्ट चूज बिटवीन द पर्सनल बिलीफ एंड नेशनल लॉयल्टी, जहां उन्हें इन दोनों में से ही क्या करना पड़ता है, किसी एक को चुनना पड़ता है, या तो आप पर्सनल बिलीफ को चुनो या नेशनल लॉयल्टी को। द अमेरिकन सोल्जर रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर, शोइंग हाउ यंग मैन आर यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये शो करता है कि कैसे कन्फ्लिक्ट का हम लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट जिनके माध्यम से लड़ाई जो है वो लड़ी जाती है। ओके, now come to the next one which is compassion and duty। compassion and duty यानी compassion मतलब होती है दया की भावना और duty की स्टोरी एम्फेसाइज करती है कि वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर टू सेव लिव्स, कि कैसे मतलब एक डॉक्टर की जो जिम्मेदारी है ना वो सबसे पहले है कि जान बचाना, वेदर कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, उनकी कास्ट से उनको कास्ट के ऊपर ध्यान दिए बगैर, या वो किस रिलीजन का है या किस धर्म का है, ठीक है, क्या उसकी क्रीड है, क्या बिलीफ है, ठीक है, और किस कंट्री से है, ये सब सभी चीजों को ध्यान दिए बगैर जो है उनको उसका इलाज करना चाहिए। जैसे सदाओ ने किया, सदाओ ने क्या किया, उस प्रिजनर को मतलब ट्रीट करने का जो है उनका डिसीजन उन्होंने और हाना ने, उनकी वाइफ ने लिया। ये दर्शाता है कि वो they were quite compassionate। and now come to the next one which is fear and oppression, डर और प्रताड़ना जो ऑप्रेस किया जाता है। द सर्वेंट्स इन सदाउस हाउसहोल्ड आर अफ्रेड, वो लोग डरे हुए थे कि क्या होगा अगर जनरल को पता चल गया कि भाई हम लोगों ने क्या किया है कि एक एनिमी को अपने घर में छुपाया हुआ है, ठीक है। इवन सदाओ फियर्स, कि सदाओ को भी तो डर लगता है कि कहीं उसको मतलब पकड़ ना लिया जाए या ये इल्जाम ना लगा दिया जाए कि वो क्या है, एक गद्दार है, देशद्रोही है, ठीक है। तो ये डर भी उनको रहता है। इवेंचुअली उन्होंने उसकी मदद की। नाउ कम टू आयरनी एंड हिपोक्रेसी इन सोसाइटी, कि द जनरल हु डिमांड्स लॉयल्टी फ्रॉम सदाओ, कि अब ये चाहता है जनरल जो चाहता था सदाओ से लॉयल्टी, सदाओ उसके लिए हमेशा क्या रहे, लॉयल रहे। हिमसेल्फ डज नथिंग व्हेन सदाओ इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द सोल्जर, लेकिन खुद से उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। यानी अपनी अपना जो मतलब काइंड ऑफ
लॉयल्टी है वो शो नहीं किया अपनी कंट्री के प्रति, ठीक है। द हाईलाइट्स द हिपोक्रेसी ऑफ दोज इन पावर, ये दिखाता है कि जो लोग पावर में होते हैं उनकी हिपोक्रेसी को दिखाता है कि भाई वो ये तो चाहते हैं कि कोई उनके लिए क्या करे, मदद करे उनको या उनके लिए लॉयल्टी शो करे, लेकिन इन रिटर्न ही वोंट शो, वो लोग शो नहीं करेंगे, दे वोंट शो इट। यानी मैं चाहता तो हूं कि मैं लोगों की हेल्प करूं, लेकिन जो टाइम आए तो मैं ही नहीं करता। मैं संदेश तो दे रहा हूं कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन जब टाइम आता है तो मैं खुद ही नहीं करता। तो दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी, ये हिपोक्रेसी होती है। ओके, नाउ कम टू ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट जो है नेक्स्ट चैप्टर जो सुजैन हिल के द्वारा लिखी गई है, और इसमें सबसे पहला जो है वो अपीयरेंस के ऊपर बताया गया है कि अपीयरेंस और रियलिटी जो है वो दो ऐसी चीजें कि द टाइटल इटसेल्फ सजेस्ट दैट थिंग्स आर नॉट ऑलवेज एज द सीन, कि जैसे दिखती है ना चीजें वैसे होती नहीं है। डेरी जो एक बहुत छोटा बच्चा है, यंग बॉय विद अ बर्न फेस, जिसका आधा चेहरा जला हुआ है, लोग वो ये सोचता है कि लोग जो है ना वो उसे जज करेंगे उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, कि जैसा वो दिखता है उसके लिए जज करेंगे, लोग उससे बातें नहीं करेंगे, घृणा करेंगे, हेट करेंगे, ठीक है। जहां दूसरी तरफ मिस्टर लैम्ब है, वो एक थोड़े बूढ़े इंसान है एंड विद डिसेबिलिटी, जिनका एक पैर जो है वो नहीं है, मतलब जो है वो फेक पैर है। ओके, टीचेस हिम दैट द ट्रू ब्यूटी लाइज इन वंस थॉट एंड एक्शन, वो ये उन्हें सिखाते हैं, जो मिस्टर लैम्ब है वो डेरी को ये सिखाते हैं कि जो ट्रू ब्यूटी होती है, जो हमारी खूबसूरती होती है, वो हमारे थॉट्स में होती है, हमारे एक्शंस में होती है, हमारे अंदर होती है, ठीक है। ये सब सारा एक्सटर्नल जो आउटर फिजिकल लुक है ये आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर की जो अच्छाई है ना वो हमेशा ही क्या रहेगी, इट विल लास्ट लॉन्ग। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। ये दोनों ही कैरेक्टर जो है वो इस चीज को फील करते हैं, जहां पर डेरी और मिस्टर लैम्ब इस पर्टिकुलर आइसोलेशन को फील करते हैं, जहां पर एक तरफ डेरी जिसको ये लगता था कि लोग जो है वो उसके चेहरे को देखकर धब्बे, उसका जो आधा जला हुआ चेहरा जो है उसको देखकर डर जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। और दूसरी तरफ भी मिस्टर लैम्ब थे, जो उनका लेग जो था वो मिसिंग था। ये दिखाता है दैट कैसे फिजिकल डिसेबिलिटीज जो है ना वो बहुत बार लीड टू इमोशनल आइसोलेशन, यानी उन लोगों के पास इमोशनल सपोर्ट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला समझते हैं, भीड़ में भी अकेला समझते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति दी जाती है, सिंपैथी दी जाती है, लेकिन कोई उसको उनको एम्पैथाइज नहीं करता है। नाउ कम टू प्रेजुडिस एंड सोशल एटीट्यूड्स। लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है ऐसे जो पर्टिकुलर पर्सन जो डिसेबल होते हैं या किसी भी प्रकार की कमी होती है उनके शरीर में, तो उनको हमारा समाज जो है ना वो सपोर्ट तो करता है, लेकिन कैसे, एक सिंपैथाइज करते हैं, दे डोंट फील एम्पैथी फॉर देम। और जिस दिन हम उनको कुछ स्पेशल नहीं फील करवाएंगे ना उस दिन वो उनको ज्यादा खुशी होगी, ठीक है। कि अगर हम किसी डिसेबल को एक स्पेशल फीलिंग देते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ये फील करता है कि भाई ये मेरी ऐसी खातिरदारी इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं डिसेबल हूँ, क्योंकि हम उनको अपने इक्वल नहीं समझते। तो उनको प्राउड करवाने के लिए, उनको खुशी फील करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट कि हमें उनको उनका वेलकम करना बंद करना पड़ेगा, यानी उनको स्पेशल फील करवाना बंद करना पड़ेगा। तो यही उनके लिए बहुत बड़ा क्या होगा, प्राइज होगा और सपोर्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो थीम है वो ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, जहां एक कैरेक्टर दिखाता है ऑप्टिमिस्टिक और दूसरा कैरेक्टर पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक जो हमेशा क्या सोचे, पॉजिटिव सोचे, चाहे उसके सामने भले ही भरमार हो नेगेटिविटी की, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव ही सोचता है। एंड पेसिमिज्म होता है कि जो अच्छे चीजों में भी बुराई को खोज लेता है। तो एक तरफ डेरी था जो हमेशा पेसिमिस्टिक रहता था कि उसको भाई लोगों से कुछ नहीं, लोग जो है उसके बारे में भला बुरा कहेंगे, कहीं वो जाएगा तो लोग उसे धुतकारेंगे, हेट करेंगे, वो कोई उससे प्यार नहीं करेगा, वो ऐसा सोचता था हर चीज में नेगेटिव। और एक तरफ मिस्टर लैम्ब थे जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचते थे, अपने पॉजिटिव विचारधाराओं को ही वो क्या करते थे, लोगों को भी बांटते थे और उनको सिखाते थे, बताते थे। Now come to the next one, that is the power of encouragement and friendship। कि अगर हमने किसी को encourage कर दिया, कि किसी को उत्साह देना या किसी का मनोबल बढ़ाना जो है ना, आप नहीं जानते कि आपके एक छोटे से encourage से किसी पर्टिकुलर पर्सन में कितना बड़ा डिफरेंस जो है, उसके एटीट्यूड में कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है, हो सकता है उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाए। इसलिए हमें किसी को डीमोटिवेट नहीं, हमेशा एंकरेज करना चाहिए। और दोस्ती में तो ऐसा होता ही है, जैसे कि मिस्टर लैम्ब ने
एज अ मेंटोर डेरी का जो परसेप्शन था वो पूरी की तरह क्या कर दिया, मतलब पूरा का पूरा चेंज कर दिया। नाउ इवेंचुअली वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, मोटिवेटेड एंड डिलाइटेड। नाउ ही हैज दैट मच गट, उसके पास अब इतनी ज्यादा क्या हो गई थी, हिम्मत थी कि वो इस संसार को क्या कर सकता है, फेस कर सकता है। ओके, पहले जहां वो एक अकेले एकांत में आइसोलेशन में रहता था, अब वो क्या करता है कि फील और फेस कर सकता है। नाउ कम टू द फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में इस चीज को भी दर्शाया गया है कि डेरी अवॉइड्स पीपल, डेरी जो है वो लोगों को अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि उसे डर रहता है कि लोग उसे क्या करेंगे, जज करेंगे और रिजेक्ट कर देंगे, ना पसंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन मिस्टर लैम टीचर्स, मिस्टर लैम ये उन्हें सिखाते हैं दैट की रिजेक्शन जो है ना वो हमारी पार्ट का, हमारी लाइफ का पार्ट है, कि ये एक लाइफ का हिस्सा है। अगर ये नहीं होगा ना तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर हमने सब्जी बनाई और सब्जी में दाल नहीं, सॉरी सब्जी में नमक नहीं है, तो नमक इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर करी। तो ऐसे ही रिजेक्शन जो है ना वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, तो इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बिना इसके तो मजा ही नहीं आएगा। नेक्स्ट इज लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, और जीवन में हर चीज को अच्छे से जीना चाहिए, हर मोमेंट को, प्रेजेंट को बिल्कुल कहते हैं ना कि निचोड़ डालो। तो जो भी प्रेजेंट में आपको मिल रहा है उसके लिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए, और बिना किसी काइंड ऑफ रिग्रेटनेस के हमें अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। जैसे मिस्टर लैम्ब एटीट्यूड टीचेस द लेसन दैट लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड, जो लाइफ है ना वो जीने के लिए है, वो मतलब दुखी में रहने के लिए, या भले ही कोई हमें प्यार करे या ना करे, हमें हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, डिफिकल्टीज क्यों ना हो, ठीक है, तो हमें उनका सामना करना चाहिए और लाइफ को बिल्कुल लाइवली जीना चाहिए, ताकि हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी मतलब बड़े ही खुश हों और कहीं ना कहीं उनको भी एक क्या मिले, एक जरिया मिले, ठीक है, और एक पर्टिकुलर एज मिले, ताकि वो लोग भी क्या हो सके, मोटिवेटेड हो सके और खुश हो सके। नाउ हमारा लास्ट पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसमें दो चैप्टर्स के बारे में बताया गया है, दो स्टोरीज, दो राइटर्स, ठीक है, इनके अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर किया गया है, जहां जिद कला सा दोनों ही जो है वो पेन नेम है। ओके, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया है, जहां पर पहला जो है हम पढ़ते हैं दैट फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन ऑपरेशन, की भेदभाव किया जाना दो कम्युनिटी में, दो अलग अलग ऐसे रेस लोग जब आते हैं और मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है, दबाव डाला जाता है, सताया जाता है। जैसे जितकलासा और बामा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं। जैसे जितकलासा एक नेटिव अमेरिकन है और बामा जो है वो एक दलित इन इंडिया, ठीक है, साउदर्न पार्ट में है। देयर चाइल्डहुड मेमोरीज, उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है ना वो ये हाईलाइट करती है कि हाउ सिस्टमिक ऑपरेशन, कि सिस्टम जो उनके ऊपर ऑपरेशन करती है ना अफेक्ट्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जिन्हें हमारे सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, जिन्हें मतलब काइंड ऑफ एक मतलब आप कह सकते हो उनके साथ सारी बुरी चीजें की जाती है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, एक तरफ से उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे सोसाइटी, ऐसे कम्युनिटीज को हम क्या कहते हैं, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी। जैसे हम छुआछूत मानते थे पहले, अब तो अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, कस्बे हैं जहां पर इन चीजों को माना जाता है, लेकिन बहुत हद तक ये चीजें कम हो चुकी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर इरेजर। ओके, कि जितकला सा को फोर्स किया जाता है टू कट हर हेयर, जो कि उसकी उनकी मम्मा ने ये बताया था कि ये सिंबलाइज किस चीज का करता है, कि ये तभी काटा जाता है कि जैसे हमारी अगर मान लो वॉर में हार हो गई, या मतलब काइंड ऑफ लूजर के लिए कायरता की निशानी थी बालों को काटना, ठीक है, तो इसलिए उनमें बाल नहीं काटते थे, लेकिन उनको ये फोर्स किया गया कि बालों को उनको काटना पड़ेगा। जैसे बामा ये रियलाइज करती है कि कैसे जो दलित आइडेंटिटी मेक्स हर टारगेट ऑफ अ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती थी, दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, कहीं ना कहीं लोगों का जो टारगेट है ना, यानी लोग जो है सोसाइटी में लोग क्या करते थे, इनको डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो कहीं ना कहीं दैट हाउ विल शी कम आउट फ्रॉम इट, वो इससे बाहर कैसे आ सकती हैं अपने आप को एजुकेट करके। जब उसके अन्न उन्हें बताते हैं दैट कि आपको अगर इस चैन से बाहर आना है तो आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, आपको अपनी मानसिक स्थिति से अलग करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज इनजस्टिस एंड सोशल इनइक्वालिटी,
कि अन्याय और हमारे समाज में जो इक्वेलिटी नहीं है, ठीक है, भेदभाव किया जाता है। स्टोरी ये दिखाता है कि कैसे डोमिनेंट सेक्शन जो है, यानी जो मजबूत पक्ष है, जो बड़े सोसाइटी के लोग जो हैं, बड़े काइंड ऑफ कस्बे के लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, अपने रूल्स जो हैं वो इम्पोज करते हैं। किन पर? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स पर, जिनको सोसाइटी से अलग कर दिया गया है। जितकलासा इज ट्रीटेड, जितकलासा को ट्रीट किया जाता है एज इंफीरियर एट द बोर्डिंग स्कूल। जब वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है तो उनको ये फील करवाया जाता है कि भाई आप जो हो ना, वो छोटे सोसाइटी से बिलोंग करते हो, छोटे कास्ट के हो। वाइल बामा जो है वो ये विटनेस करती है, ठीक है, दैट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन आवर विलेज, अपने ही गांव में कि लोग जो है ना वो क्या कर रहे हैं, दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, उनके साथ क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। वो ये विटनेस करती हैं, देखती हैं सारी चीजें खुले आंखों से। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज चाइल्डहुड इनोसेंस वर्सेस हार्श रियलिटी। यानी बचपन में जो मासूमियत होती है ना, वो उन्हें नहीं पता है, बच्चों को नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी जो है वो हार्श है। जैसे दोनों ही नैरेटर रिकॉल देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, वो अपने अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि कैसे उनके साथ, मतलब वो क्या चीजें ऑब्जर्व करते थे, देखते थे, वेयर दे इनिशियली डू नॉट फुली अंडरस्टैंड, यानी पहले तो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ओवर द टाइम, जैसे जैसे वो अपने सोसाइटी में ग्रो अप होते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो उनकी सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही होती है वो उन सब चीजों को क्या करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं। नाउ रेजिस्टेंस एंड करेज, जो फिफ्थ वन है वो क्या है कि जितकलासा फाइट्स बैक, जितकलासा जो है वो फाइट बैक करती है कि मतलब उसको अपने बाल नहीं कटवाने हैं, तो वो छिपने की कोशिश करती है और पूरा का पूरा अपनी जी जान लगा देती है, लेकिन इवेंचुअली ऐसा नहीं हो पाता है। और बामा ये डिसाइड करती है कि वो अपने मेहनत से, ठीक है, अपने एजुकेशन से क्या करेगी, इस पर्टिकुलर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फाइट करेगी, लड़ेगी, इस चीज को खत्म करेगी। एजुकेशन जो है ना वो एम्पावरमेंट का एक छोटा सा टूल है, और छोटा सा नहीं, ये बहुत बड़ा टूल है कि अगर हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है, एम्पावर करना है, तो हमें अपने आप को एजुकेट करना ही पड़ेगा। अगर हम अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वी विल बी पुश्ड बैक, हमें धक्का दे दिया जाएगा और कुचल दिया जाएगा, ठीक है। जो बड़े तबके के लोग हैं, बड़ी सोसाइटी के लोग जो हैं, वो हमें क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, ओके, जहां पर हमारे साथ क्या किया जाएगा, प्रेजुडिस, पक्षपात किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो क्या है, एक टूल है इन सभी चीजों से बाहर निकलने का। नेक्स्ट इज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। और अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्थिति के लिए सही नहीं है। कोई पर्टिकुलर पर्सन ट्रॉमा में चला जाए, जैसे बोथ स्टोरी कैप्चर द इमोशनल पेन को कैप्चर करता है ऑफ बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली एज अ चाइल्ड, कि एज अ चाइल्ड मुझे क्या किया जा रहा है, मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जैसे हम बच्चों से बहुत प्यार से बातें करते हैं, डेलिकेसी के साथ उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं देखने को मिलता। जितकलासा डिस्क्राइब्स, वो ये डिस्क्राइब करती है कि ह्यूमिलेशन, अपमान जो है ना, एट हैविंग हर कल्चर आइडेंटिटी स्ट्रिप्ड अवे, व्हाइल बामा फील्स हर्ट विटनेसिंग हर कम्युनिटीज ऑपरेशन, कि जब दोनों ही अपने समाज में, अपने आसपास ऐसी चीजें देख रहे हैं जहां पर उनको डोमिनेट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है, तो उनको ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, और वो दोनों ही इस चीज को क्या करते हैं, अपोज करते हैं और इन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो, एंड सारे के सारे थीम्स को अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, और आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही जबरदस्त मेरे अकॉर्डिंग जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।